कॉन्ग्रेचुलेसन रितिका जी, आपको आईआईटी बॉम्बे मिला है। और आपने थैंक यू सर। जैम में भी रैंक 16 लाया था, तो उसके लिए यस बहुत सर। बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि पहले तो आपने जैम में रैंक 16 लाया, ठीक है, और फिर दूसरा आपने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया। इस दोनों की कितनी खुशी है आपके अंदर, संभाल पा रही हैं कि नहीं खुद को? सर जब रिजल्ट आया था तब तो ये चीज बहुत ज्यादा शॉक की तरह आई थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी 16th रैंक भी आ सकती है। तो रिजल्ट वाले दिन जब शशि सर से भी मिले थे उस टाइम पे, तो उनको भी समझ आ रहा था कि हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल 2 साल की मेहनत थी, मैंने पिछले साल भी एग्जाम दिया था, बट पिछले साल का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो उसके बाद ये रैंक आना मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात थी अपने आप में। रैंक आने के बाद तो पता था कि हाँ ठीक है, बॉम्बे मिल जाएगा इस बार तो उस टाइम पे इतना नहीं लगा था बॉम्बे मिलते टाइम, बट जब रैंक आई थी तब ऐसा था कि मतलब ये तो बहुत ज्यादा एकदम ड्रीम जैसा लग रहा था। अच्छा, तो रितिका जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि आप बीएससी कर रही थी, ओके, और यस। अभी क्या है कि एक कॉलेज में थी आप, अब सीधा आप आईआईटी बॉम्बे में जा रही हैं। तो मतलब एक क्या होता है कि जब हम जैसे हमारा मैथ बैकग्राउंड होता है, तो हम हमारे अंदर ना एक खौफ आ जाता है कि आईआईटी क्रैक करना है, ठीक है। तो ये वो एक मतलब एक सपना जैसा होता है हमारे लिए। तो मतलब मैं यस। जानना चाहूंगा कि जब आपने, ऑब्वियस सी बात है, आपने जेई दिया होगा जब आपने, नहीं सर, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ अच्छा आप एक्चुअली। कॉमर्स से हैं, तो फिर आपका यस। मतलब ये कैसे मतलब चेंजेस कैसे आया कि मतलब आप आईआईटी, क्योंकि अब तो ये तो हाँ। साइंस आपका स्टैटिस्टिक्स साइंस में आ गया, ये किस तरीके से हाँ, आपने चेंज किया है? एक्चुअली सर ऐसा हुआ था कि मेरा बिल्कुल भी इनिशियल प्लान ये नहीं था कि मेरे को कभी आईआईटी जाना है, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, मुझे हमेशा से सीए बनना था क्योंकि पापा ओके। सीए हैं। तो उनको हमेशा से देखा था, तो दिमाग में ये था कि हाँ मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है। कभी भी दिमाग में ये सब चीजें नहीं थी। बट 11th 12th में आने के मुझे समझ आया कि मेरे को सीए नहीं बनना है, क्योंकि मुझे अकाउंट्स की फील्ड में नहीं जाना है। आई रियलाइज कि मेरे को मैथ्स की फील्ड में जाना है, बिकॉज मैथ्स इज समथिंग दैट आई एंजॉय द मोस्ट। जितना मजा मुझे मैथ्स करने में आता है उतना मजा मुझे किसी और चीज में नहीं आता। तो मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू करा कि मैं मैथ्स की फील्ड को कैसे एक्सप्लोर कर सकती हूँ आगे। तो मुझे एक्चुअल साइंस के बारे में पता चला कि एक्चुअल साइंस में टेक्निकली हम लोग मैथ्स ही करते हैं, वहाँ पे जो भी मैथ्स का बैकग्राउंड होता है उसमें वो कर सकता है। तो इसीलिए मैंने एक्चुअल साइंस के चक्कर में स्टैटिस्टिक्स में बैचलर्स करी थी। एक्चुअल साइंस की वजह से मुझे स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता चला था। इस वजह से मैंने बैचलर स्टैट्स में कर ली, और फिर बैचलर्स करने के बाद जब मैं कॉलेज गई, मैं लोगों से मिली, मैंने लोगों के ओपिनियंस जाने, तो मुझे समझ आया कि मुझे एक्चुअल साइंस भी नहीं करनी, मुझे स्टैटिस्टिक्स में ही मास्टर्स करनी है। क्योंकि एक बार स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के बाद समझ में आने लगा कि यही वो चीज है जो मुझे करनी है आगे। तो उसको एक्सप्लोर करा, फिर पता चला कि आईआईटी के अंदर भी मास्टर्स होती है, फिर उसकी तैयारी में लग गए। तो ये सब चीजें बहुत धीरे धीरे हुई, इनिशियल प्लान बिल्कुल भी नहीं था, ये बहुत सारे स्टेजेस पार करने के बाद मैं फाइनली यहाँ पहुंची थी। तो ओके। बहुत तो रैंडम था मेरे। तो अगर जो विद्यार्थी जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो मतलब उनके लिए एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि उनके लिए भी एक स्कोप है यहाँ पर, काफी और काफी यस। अच्छा स्कोप है। एग्जैक्टली हमेशा से जैसे पेरेंट्स को सुना था बोलते हुए कि साइंस ले लो आईआईटी मिल जाएगा, साइंस ले लो आईआईटी में रहना एकदम जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। तो मेरे को यही लोगों को बताना है कि जरूरी नहीं है आईआईटी जाने के लिए आपको साइंस लेनी पड़े, 11th 12th में इतनी मेहनत करनी पड़े तभी आप आईआईटी जा सकते हो। आईआईटी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, खुद को बस खोजना पड़ता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए बेस्ट है। तो हमारे फैमिली में भी शायद मैं पहली हूँ जिसने लोगों को ये बताया था कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड का होके भी आईआईटी जा सकते हो। ये मतलब जरूरी नहीं होता है कि साइंस ही पढ़नी पड़े। तो ये काफी अच्छा स्कोप है। एंड सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं आगे आईआईटी के जरिए ही। तो काफी अच्छा स्कोप रहता है इसमें। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे आप या मैं या हम लोग अभी जो भी इस जनरेशन के लोग हैं, उनका जनरेशन ऐसा है कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनके पास कुछ ही स्कोप उनको पता है, कि जैसे कि अगर साइंस है तो आईआईटी कर लो, अगर बायोलॉजी है तो एमबीबीएस मतलब में चले जाओ, अगर कॉमर्स है तो सीए, मतलब एक मतलब टॉप जो उसका है, या फिर अगर जनरल है तो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर लो। लेकिन धीरे धीरे जब इन चीजों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम देख देख पा रहे हैं कि अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, आप मैथ से हैं, साइंस से, तो आपके पास अनगिनत फील्ड है जाने के लिए।
तो आई थिंक ये वीडियो जो देख रहे होंगे तो उनके लिए कि ये मोटिवेशन होगा कि आप किसी भी फील्ड में हैं तो आप वहाँ पे मायूस ना हो। आप वहाँ पे ढूंढें, आपको जरूर कोई ना कोई नया रास्ता मिलेगा जहाँ से आप लाइफ में एक अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप भी कॉमर्स बैकग्राउंड से आईआईटी जा रही हैं, तो ये बहुत अच्छा मिसाल है लोगों के लिए। तो उसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपकी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी रही है एग्जाम के टाइम पे। सर प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी मेनली तो मेरी यही थी कि मुझे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना था। जब मैंने पिछले साल एग्जाम दिया था तो मैंने ये सबसे बड़ी गलती करी थी कि मैं याद रख रही थी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर एक बार गलती करने के बाद ये चीज रियलाइज हुई कि ये आईआईटी का पेपर है, वहां पे कभी भी आपको पहले देखा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हमेशा नया क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चंस को याद रखने के बजाय जरूरी ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड करो। आप डेफिनेशन से प्रोसीड करना जानते हो, चाहे वो कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के दे दे, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो मैंने जब भी वापस से जब सेकेंड टाइम प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो मेरा सबसे पहला फोकस यही था कि मुझे अच्छी किताबें पढ़नी है। हर टॉपिक को लेके, हर सब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई एक बुक ऐसी होनी चाहिए मेरे पास जो मैंने A to Z पूरी पढ़ी है, ताकि मुझे समझ में आए कि कितनी चीजें हैं इसमें। सिर्फ सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करा कि नहीं ये तो जान के सिलेबस में पूछा ही नहीं जाता, ये तो लिखा हुआ नहीं है। थोड़ा सा आपको डोमेन में रहना जरूरी है, बट ऐसा नहीं कि ये कभी पूछा नहीं गया तो हमने इसको पढ़ा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी पूछा नहीं गया लेकिन इस बार पूछ ले। तो ऐसा नहीं करना था कि सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, जो पता है कि हाँ ये चीजें वो पूछ सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट होते हैं। कोशिश करी थी कि जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट में दे सकती हूँ, जितने ज्यादा से ज्यादा टाइम बाउंड के अंदर मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ एग्जाम देने की, उतनी ज्यादा करूँ। तो ओवरऑल मेरा यही एक स्ट्रैटेजी थी कि कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो पहले, और जब आपको लगे कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो गए तो मॉक टेस्ट के जरिए उनको टेस्ट करो कि हाँ कितना समझ आ गया कितना नहीं आया। ओके, दैट्स गुड। तो जब आपने शुरुआत किया जैम का, तो आपने फिर सुप्रीमम का साथ कब लिया, मतलब। सुप्रीमम क्लासेस के बारे में मुझे पता चल गया था पिछले साल के रिजल्ट के बाद, जब मेरा रिजल्ट काफी खराब गया था, मैं बाकी लोग के रिजल्ट्स देख रही थी, तो वहां पे सुप्रीमम क्लासेस का नाम काफी दिख रहा था। श्रुति है, मयूरी है, उनके रिजल्ट आए थे तो काफी दिमाग में था। लेकिन एक एक मतलब सेटबैक से मैं बाहर ही आ रही थी, बहुत खराब रिजल्ट गया था। तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था खुद के साथ में कि मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ पहले, उसके बाद में फिर देखेंगे। तो सुप्रीमम फिर मैंने फाइनली ज्वाइन किया था अक्टूबर में, जब उनका क्रैश कोर्स शुरू हुआ था। शशि सर से बात करी, उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है तुम ज्वाइन कर लो। एंड उसके बाद से एक बोलते हैं ना, ग्राफ इतना ऊपर चला गया है एकदम, मतलब मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे को इतना इतना कुछ मिल जाएगा सुप्रीमम में आने के बाद। तो क्रैश कोर्स के टाइम पे ज्वाइन करा था। रिवीजन भी चल रहा था साथ साथ में, एंड मॉक टेस्ट भी चल रहे थे, तो वो टुवर्ड्स द एंड तक फिर साथ था सुप्रीमम का। ओके। तो आई थिंक अभी आपकी कुछ स्किल लर्निंग प्रोग्राम चल रही होंगी। तो यस सर, एग्जाम तक मशीन ही लर्निंग। सुप्रीमम था या उसके बाद भी है, अभी भी है। हाँ मतलब शशि सर ने तो सर कभी भी साथ नहीं छोड़ा, और मुझे लग रहा है कि अब वो कभी भी नहीं जाने देंगे। और अब हम लोग का बेस हो गया है कि शशि सर को नहीं जाने दे सकते अब हम हमारी लाइफ से। उन्होंने इतना बड़ा रोल प्ले करा है मेरे रिजल्ट में। मतलब चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, उन सबको पता है कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट रहा है शशि सर का मेरे रिजल्ट पे। वो हमेशा कॉल कर करके पूछते थे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर कभी किसी मॉक टेस्ट में, किसी भी टेस्ट में अगर थोड़े से कम मार्क्स रह जाते थे, तो वो फोन करके पूछते थे कि नंबर कम कैसे रह गए, कहीं प्रॉब्लम आ रही है क्या, मैं कहाँ पे सुधार करूँ, मुझे बताओ तुम लोग को कहाँ दिक्कत आ रही है। उन्होंने इतना पर्सनल गाइडेंस दिया है। और पेपर से जस्ट पहले मतलब पूरे एक हफ्ते तक वो रोज फोन करके के पूछ रहे थे तुम टेंशन में तो नहीं हो, तुम परेशान तो नहीं हो रहे हो। इतना कोई भी नहीं करता है किसी के लिए भी। तो उन्होंने पेपर तक तो साथ दिया ही, उसके बाद में भी जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था तब तक भी साथ दे रहे थे। रिजल्ट आने के बाद तो खैर जो भी था शशि सर का ही था। मैं तो पूरा रिजल्ट सिर्फ उन्हीं की वजह से बोलती हूँ कि जो भी आया है वो सिर्फ शशि सर की वजह से आया है। और फिर उसके बाद में उन्होंने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव शुरू कराया है। हमारी पाइथन की क्लासेस हुई पहले, फिर एसक्यूएल की क्लासेस हुई, अभी मशीन लर्निंग की क्लासेस चल रही हैं। और ये सब शशि सर अपनी तरफ से दे रहे हैं हमें। मतलब हमने कभी सर को नहीं कहा था कि सर हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। उनको खुद लगता है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए ये भी करना है वो भी करना है। तो मतलब काफी काफी अच्छा जर्नी रही है सुप्रीमम के साथ मेरी। तो इसके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ा है या ये कैसे है।
नहीं सर, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। ये हम लोगों ने जब क्रैश कोर्स ज्वाइन करा था तो सर ने कहा कि मैं उसी के अंदर पे ये चीज इंक्लूड कर रहा हूँ। जिन जिन ने उस टाइम पे क्रैश कोर्स ज्वाइन करा था उन सब के लिए ये फ्री है। तो हमें तो उसी के अंदर, जो हमने एक मिनिमल सा अमाउंट पे करा था क्रैश कोर्स के टाइम पे, हमें उसी अमाउंट के अंदर में इतना कुछ दे दिया है शशि सर ने। और अभी भी वो कंटिन्यूड है। मुझे तो लग रहा है सर और भी पता नहीं कितनी चीजें करा देंगे हमें इस टाइम तक। जब तक हम लोग को बॉम्बे से बुलावा नहीं आएगा तब तक शशि सर हमें एकदम अच्छे से ट्रेन कर देंगे। चलिए, तो मैं पिछले बार के एक्सपीरियंस से ये आपको बता देता हूँ कि सर आपको अभी नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता है ना। तब तक वो हाथ थामे रहते हैं अपने बच्चों का। चलिए बिल्कुल सर, तो ये तो हमें समझ आ गया है। अच्छा, जैसे कि पिछले बार की ना बच्चों की बहुत सारी क्वेरी होती थी कि सर जैसे इंटरफेस जो जहाँ पे आप लोग एग्जाम देते थे उसमें बहुत सारे टेक्निकल इशू आ रहे हैं। और उसके हाँ। बाद फिर क्या बोलते हैं कि सर एग्जाम डिले हो जा रहा है। तो और बहुत सारे बच्चों की बाद में एग्जाम के बाद क्वेरी आई कि सर ये चीज ना मुझे एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प किया। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? यस सर, मेरा तो बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था ये, क्योंकि पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने कोई भी मॉक टेस्ट लेके पेपर नहीं दिया था। मैंने वो इंटरफेस पहली बार वहीं जाके देखा था। और वो इंटरफेस देखने के बाद घबराहट बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, टाइमर कहाँ पे चल रहा है, कैलकुलेटर का कैसे यूज करना है। ये सब चीजों की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जब सुप्रीमम ने मॉक टेस्ट लेना शुरू किया था, उन्होंने मेक श्योर करा कि वो इंटरफेस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा जाम में होता है। मतलब आपको फर्क ही समझ में नहीं आएगा कि आप अपने घर पे बैठ के पेपर दे रहे हो या फिर आप सेंटर पे जाके पेपर दे रहे हो। एकदम सेम है, चाहे टाइमर हो, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे वो क्वेश्चंस में जो कलरिंग आती है वहां पे वो हो। हर चीज का काफी अच्छे से ध्यान रखा गया, तो आप इंटरफेस के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हो। और दूसरी चीज जो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जैसे जब हम सुप्रीमम के मॉक टेस्ट वगैरह देते थे तो काफी बार होता था कि थोड़ा सा लाइक नेटवर्क का इशू आ रहा है कभी, तो बंद हो गई वेबसाइट, वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, टेस्ट पेपर नहीं खुल रहा है। तो उस टाइम पे हम काफी कंप्लेन करते थे सर को कि सर ये तो चल ही नहीं रहा, सर ये तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं जब पेपर देने गई थी, वहां पे पूरी पूरी क्लासरूम में सब पेपर दे रहे हैं, सिर्फ मेरे कंप्यूटर में सर्वर डाउन हो गया और 15 मिनट तक मेरा कंप्यूटर वहां पे बंद हो गया। और उस टाइम पे डर लगा, बट ऐसा लगा कि हाँ ये तो होता रहता है। जब मैं सुप्रीमम के मॉक टेस्ट देती थी तब भी होता था, अब आईआईटी का पेपर दे रही हूँ तब भी हो रहा है। तो डर नहीं लगा उस टाइम पे, पता था कि ठीक है, शशि सर ने कहा था कि कोई बात नहीं, अभी लोड नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा लोड, चिंता मत करना। तो वही सब चीजें उस टाइम पे याद आ रही थी कि कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। 15 मिनट वो बहुत मुश्किल से कटे थे, लेकिन मन में एक विश्वास था कि ठीक है कोई बात नहीं, ये भी मैं संभाल लूंगी। सुप्रीमम के इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, ये सब चीजें भी हमने सीख ही ली है। तो वो वाली चीजें भी काफी काम आई थी वहां पे पेपर में, जिसकी प्रैक्टिस कोई नहीं करा सकता है। आपको कभी कोई ये प्रैक्टिस नहीं कराएगा कि आपका सर्वर डाउन हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। बट ओवर द टाइम जब तक हम सुप्रीमम के मॉक टेस्ट दे रहे थे, ये सारी चीजें भी हमने सीख ली थी। तो वो चीज काफी काफी ज्यादा हेल्प करी थी जब हम पेपर दे रहे थे, पैनिक से बचाने में काफी हेल्प करा उसने। तो तो हाँ, बहुत बड़ा। ये होता भी है कि जैसे कि जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही हैं या फिर आप मैथमेटिक्स पढ़ रही हैं, तो या फिर आप जैम की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आपका पूरा फोकस उस सब्जेक्ट पे होता है। लेकिन कभी ना बच्चों का ध्यान इस चीज पे जाता नहीं है कि हम जो जिस सिस्टम पे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, क्या उस सिस्टम से हम फेमिलियर हैं कि नहीं। मतलब कहने का मतलब, अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हमारा केवल ध्यान ये होता है कि एक्सलेटर देना है, लेकिन उसके अलावा भी ब्रेक होता है और भी चीजें हैं। आपको देखना है कि बैक मिरर में कैसे देखना है, साइड से कोई गाड़ी पास करे तो मतलब जब एग्जाम भी दे रहे हैं तो आपको इन चीजों को भी देखना है कि आपने सिलेबस हो सकता है 60% ही कंप्लीट किया है, लेकिन अगर आपने इस इंटरफेस को सीख लिया है तो आप उस 60% को ही काफी ज्यादा अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे। बिल्कुल सर, और आप अपना यही बात। पूरा वो 60% दे करके आएंगे। लेकिन अगर आपने 100% तैयारी करी है और वहां जाकर के आपको कैलकुलेटर सही से मिला ही नहीं, तो वो पूरा 100% भी आपका बेकार हो जाएगा। तो आई थिंक यही होता है सर। ये आपका मतलब एग्जाम्पल। काफी सारे बच्चे, जी जी। काफी सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो बिल्कुल भी कैलकुलेटर पे ध्यान नहीं देते हैं। मतलब जब वो घर पे तैयारी कर रहे होते हैं तो वो या तो मैनुअल कैलकुलेटर का यूज करते हैं या फिर हाथ से सॉल्व करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि जैम में जो हमें कैलकुलेटर मिलेगा वो किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे कौन सा फंक्शन होता है। क्योंकि वो कैलकुलेटर अलग है, वो नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह नहीं है। और जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एकदम से एग्जाम में जाके तो वो चीज नहीं कर सकते। और बच्चे भूल जाते हैं इस चीज के बारे में, नहीं ध्यान देते हैं।
तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब चीजों का ध्यान रखा जाए। और सुप्रीमम ने ये चीज खुद के हाथों में ही ले ली कि ठीक है, तुम लोग अलग से नहीं सोच पा रहे इन सब चीजों के बारे में, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा ध्यान रख लेंगे अच्छे से। तो वो काफी काफी बड़ा प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए। तो रितिका जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं लास्ट क्वेश्चन के साथ बाइंड अप करना चाहूंगा इस मीटिंग को, कि जो 2024 में जो आपके जूनियर्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? कुछ शब्दों में आप अगर मैसेज देना चाहती हैं तो। मैसेज मेरा यही होगा, एक एक ये लाइन है जिसपे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, और वो लाइन है, प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। बट वहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं कि ये प्रोसेस से हमको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। और अगर इन केस कभी वो रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं हो तो हम उस चीज को एकदम ही नलीफाई कर देते हैं कि हमने इतने साल की मेहनत करी, वो वेस्ट हो गई। मैं उन लोग को ये बोलना चाहूंगी कि अभी सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो कि आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है इस जर्नी में। आप कितना इम्प्रूव कर पा रहे हो, अपनी गलतियों से कितना सीख पा रहे हो, कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हो। एक मतलब खुद को इम्प्रूव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी नहीं मिलेगा तो लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी। तो उस चीज पे ध्यान दो कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड करें, किस तरीके से नॉलेज इंप्रूव करें, रादर देन जस्ट एमिंग कि मुझे तो सिर्फ आईआईटी जाना है, आईआईटी नहीं मिला तो कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचने से नहीं होगा। ऑफ कोर्स फोकस रहना बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन में आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। हाँ, दोस्तों के साथ में रेगुलरली पार्टी नहीं कर सकते, घूमने फिरने नहीं जा सकते, बट अगर अभी उन सब चीजों पे ध्यान दोगे, अभी अगर ढंग से पढ़ाई कर लोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इतना फ्री, इतना रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ आप ये सारी चीजें अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो मैं अभी उन बच्चों को यही बोलना चाहूंगी कि फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम आए तो शशि सर है, हम लोग हैं, कभी भी अपने सीनियर्स को रीच आउट कर सकते हो। कभी गिव अप करने वाली फीलिंग आए तो किसी से बात करो, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड होता है जब आप दिसंबर जनवरी वाले फेज में होते हैं तो लगेगा कि अब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मुझे नहीं करना है आगे, गिव अप वाली फीलिंग आती है। हमारे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। तो उस मोमेंट पे ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी पूरी जर्नी को रिफ्लेक्ट करना है कि हाँ हमने इतनी मेहनत करी है, यहाँ पे गिव अप करने के लिए नहीं करी। तो वो चीज का ध्यान रखना, अपने सीनियर से अपने फ्रेंड से कांटेक्ट रखना। एंड मेहनत करेंगे, अगर आपका दिल साफ होगा, आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तो ऑफ कोर्स रिजल्ट आपके फेवर में होगा ही। So all the best to everyone who's preparing for JAM 2024.